हेलो डियर स्टूडेंट्स, PYQ सीरीज SSC CGL प्रीलिमिनरी 2024 के क्वेश्चन पेपर का जो अपना सीरीज चल रहा है, सॉल्यूशन सीरीज कहाँ पहुंच चुकी है। 17 सितंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट में आ चुके हैं। पेन कॉपी निकाल के बैठिएगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, शिफ्ट अपनी कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बना रहे हैं और कौन सी तारीख का, 17 सितंबर 2024 का है ना। तो चलो भाई फर्स्ट ही क्वेश्चन निकालते हैं अपन। ठीक है, चलो अपना देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चा दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। सब्स्टिट्यूट करें अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को। ठीक है ना। तो माय कजिन वर्क्स, मेरा कजिन काम करता है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब दिन रात काम करता है, उसको बोलते हैं अराउंड द क्लॉक। ये घड़ी है, ठीक है ना। ठीक है ना, घड़ी की सुई यहां से चलती है, ठीक है ना, और पूरा ऐसे अराउंड आ जाए, पूरा ऐसे अराउंड आ जाए तो कितना टाइम हो गया, दिन हो गया पूरा। ठीक है ना। तो अराउंड द क्लॉक का मतलब घड़ी पूरी घूमती रहती है। जब वो काम कितनी देर करता है, कितनी देर काम करता है, घड़ी चलती रहती है मतलब, तो उसका काम भी चलता ही रहता है। तो डे एंड नाइट का मतलब होता है अराउंड द क्लॉक, दिन भर। ग्रेट डीलिंग जैसा कोई शब्द ही नहीं होता, ये ए ग्रेट डेल ऑफ होता है। ए ग्रेट डेल ऑफ मतलब बहुत ज्यादा। ग्रेट डीलिंग नहीं होता बेटा। वेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की घाटी, बहुत ज्यादा रोना। हैंडफुल, हैंडफुल मतलब ऐसे अपने हाथ में से किसी को देते हैं ना। एक यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी कभी आपको हैंडफुल का प्लूरल बनाना हो तो पेपर में क्या लिखा हुआ आएगा, हैंड्सफुल। हैंड्सफुल पेपर में क्या लिखा आएगा, हैंड्सफुल। लेकिन बेटा ये गलत होगा, आपको इसका बनाना है हैंडफुल्स। ठीक है ना। इसी प्रकार स्पूनफुल है तो पेपर में क्या लिखा हुआ मिलेगा, स्पूनफुल। आपको इसका प्लूरल क्या बनाना है, स्पूनफुल्स। स्पून का नहीं बनाना, फुल का बहुवचन बनाना है। इसी प्रकार होता है माउथफुल, माउथफुल। ठीक है ना। तो पेपर में क्या आएगा, माउथफुल। आपको क्या बनाना है इसका, माउथफुल्स, माउथफुल्स। ये शब्द आपको ध्यान रखने। स्पून का नहीं बहुवचन बनाना, ठीक है ना, हैंड का नहीं बनाना और माउथ का नहीं बनाना, बल्कि फुल का बनाना है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चा अपन को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ कोइंस, सिक्कों का अध्ययन, जो पुराने प्राचीन सिक्के मिलते हैं उनका अध्ययन करना। तो क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है ना। ऐसा करने वाला कौन होता है, न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट जो सिक्कों का अध्ययन करता है। यहां पर तो स्टडी लिखा है ना, और अगर न्यूमिस्मेटिस्ट है तो स्टडी की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा, वन हु स्टडीज। वन हु स्टडीज, एक आदमी जो स्टडी करता है, तो लिखा हुआ मिलेगा वन हु स्टडीज। ठीक है। अच्छा, कोरियोग्राफी किससे संबंधित होती है, डांस से संबंधित। ठीक है। अच्छा, कार्टोग्राफी किससे संबंधित होती है, ड्राइंग मैप्स। ड्राइंग भी कह सकते हैं और मेकिंग भी कह सकते हैं। मैप्स, मैप्स बनाने की कला है तो कार्टोग्राफी, और बेटा बनाने वाला कौन हो जाएगा, कार्टोग्राफर। इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स तो किससे संबंधित, साइंस। द साइंस, साइंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग। और आप डेटा प्रोसेस किस काम के लिए करते हो, या तो स्टोरेज करने के लिए, फॉर स्टोरेज, या तो स्टोरेज करने के लिए करते हो, और या स्टोर किए हुए डाटा को वापस प्राप्त करने के लिए, तो वापस प्राप्त करने को बोलते हैं रिट्रीवल। फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल, रिट्रीवल है ना। डेटा प्रोसेसिंग करते हो आप किसके लिए, स्टोर करने के लिए या रिट्रीवल करने के लिए, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिक्स। इसका इंफॉर्मेटिक्स का नाम एक और भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान, इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लेबर, लेबर का मतलब मेहनत करना, मेहनत करना। ठीक है ना। अगर इस लेबर के आगे पेन लगा दे, लेबर पेन, तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है फिर, है ना। रिलैक्सेशन का मतलब तो हो जाएगा आराम, ठीक है ना। टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, तो इसका मतलब क्या बनेगा, लेबर का टॉयल। डेलियंस, डेलियंस का मतलब होता है किसी के साथ रिलेशनशिप में होना, वो कैजुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है। ठीक है ना। कैजुअल भी हो सकती है वो रिलेशनशिप, कैजुअल भी हो सकती है या फिर सेक्सुअल भी हो सकती है, कैजुअल और सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है ना। आप उसको रिलेशनशिप भी कह सकते हो और इन्वॉल्वमेंट भी कह सकते हो, किसी आदमी का किसी आदमी के साथ इन्वॉल्वमेंट होना, वो कैजुअल भी हो सकता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है। इसको डेलियंस बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको इसके लिए फ्लर्टेशन भी बोल सकते हैं, इसके लिए फ्लर्टेशन यूज कर सकते हैं अपने, फ्लर्टेशन।
फ्लर्टेशन, ठीक है ना। डॉडलिंग, जिसको अपन बोल सकते हैं डॉडलिंग, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं ककेटरी, COQUETRY, ककेटरी भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। अच्छा, इससे एक ऐसा एक शब्द और बता रहा हूं, डिली डेली, ये आपने खुद ने देखना है आज, डिली डेली, टाइम वेस्ट करना फालतू, उसको डिली डेली बोलते हैं, आज आपने खुद ने चेक करना है ये शब्द, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में मेश, ये बेटा एक चीज होती है जाली जैसी, नेट होता है ना जाली, उसके जैसी वस्तु, ए मटेरियल, एक चीज, किसके जैसी, लाइक है नेट, जाल के जैसी। तो इसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, ट्रेप, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं मेज, मेज, लेबिरिंथ, लेबिरिंथ, MEJD, मेज, लेबिरिंथ, लेबिरिंथ, ठीक है ना। ट्रेप का मतलब भी जाल, मेज और लेबिरिंथ का मतलब भी जाल होता है, भूल भुलैया, एक ही जगह पे एक साथ 150 गलियां निकलती है, तो उसको बोलते हैं लेबिरिंथ और मेज, भूल भुलैया, ठीक है ना। तो जाल ही हो गया एक तरह से, नेटवर्क जिसको बोल सकते हैं, एक तरह से नेटवर्क हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो इसका लेबर का क्या बन जाएगा, टोइल बन जाएगा। चलो भाई, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चा क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन ब्लैंक के लिए हमें अप्रोप्रिएट वर्ड पकड़ना है, ठीक है। राम वेंट टू एन आइसक्रीम, ठीक है ना। तो राम वेंट टू आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए बाई खरीदना, बायर, बाई और बाई, हमें चाहिए यहाँ पर वर्ब, टू के बाद में हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब की पहली फॉर्म, तो बाई का मतलब खरीदना या परचेज करना, ये हो गई वर्ब, तो ये हो गई वर्ब। बाई होती है छोटी मोटी चीजें, हम रोजाना सब्जी खरीदते हैं, ये चीजें खरीदते हैं तो बाई है, और बड़ी चीज कोई खरीदते हो, कोई घर मकान बिल्डिंग, तो परचेज करते हो, तो बेटा यही हो जाएगा बाई। इस बायर का मतलब होता है खलियान, जहां पर अनाज वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, बार्न, उसको बोलते हैं बार्न, ठीक है ना। ये बाई प्रेपोजिशन होता है। इस बाई का मतलब होता है अलविदा, ये किस लिए यूज होता है, बेड करने के लिए, बिड बिड करने के लिए, अलविदा लेने के लिए, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा बाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है भाई, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेंटेंस सेगमेंट्स, सेंटेंस को कितने सेगमेंट्स में बांट रखा है, चार में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड इन इनकरेक्टली। अच्छा, आर्टिकल का गलत यूज किया गया है भाई, आर्टिकल का गलत यूज किया गया है। तो बेटा इसमें तो आर्टिकल तो एक ही बार दे रखा है यहाँ पर, तो ये देखो आर्टिकल तो एक ही बार दे रखा है ना। अच्छा, इसने पूछा है इन विच द आर्टिकल इज बीन यूज्ड इनकरेक्टली, आर्टिकल गलत यूज किया गया है। तो अब देखो, अगर यहाँ पर ए और एन दे रखा है, मान लिया ए दे रखा है, एन दे रखा है, या ब दे रखा है, तो कोई ना कोई नाउन जरूर होगी, तो एन लगा हुआ शब्द है, ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब आगे एंड आ गया तो नेचुरल सी बात, आगे वाला भी एडजेक्टिव होगा, तो इसमें एन लगा है, ये भी कौन है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और एडजेक्टिव के बाद जिसमें ITY लगा रखा है, ये क्या चीज है हमारी, नाउन है। और जिसके लास्ट में ITY लगा रखा हो, ANC लगा रखा हो, है ना, ये कैसी नाउन होती है, अनकाउंटेबल होती है, जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता, तो फिर वो अपने आप ही अनकाउंटेबल हो जाएगी। सॉलिडिटी को देखा हुआ छोड़े ना जा सकता है, तो ये तो अनकाउंटेबल होगी, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो इसलिए बेटा ये एन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सॉलिडिटी है ना, वो ऐसी नाउन है जिसको अपन देख छू नहीं सकते, तो इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब ये इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट है, ये हमारा गलत है, ये इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट हमारा गलत है। ये वाला पार्ट हमारा गलत है, इसमें देखो एन नहीं आना चाहिए फिर यहाँ पे, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, कोई इडियम है और उसको क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, और हमें उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो इन दोज डेज, उन दिनों में वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, हम उम्मीद नहीं करते थे लग्जरीज की, हमारे पास कोई बहुत सुख सुविधाएं हो, वी आवर थैंकफुल, हम तो इसी बात के लिए बहुत ऑब्लाइज थे, आभारी थे, किस बात के लिए, इफ वी कुड कीप द वूफ फ्रॉम द डोर, तो कीप मतलब रखना, और फ्रॉम मतलब दूर, डोर दरवाजे से, किसको, भेड़िए को, वूफ बोले तो भेड़िया। अब भेड़िया है वो कोई अच्छा मतलब रिलीजियस जानवर है, बुरा जानवर माना जाता है, बुरा, तो इस ये किसका प्रतीक है यहाँ पर, ये गरीबी का प्रतीक है, पॉवर्टी का। तो कीप द वूफ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है गरीबी दूर रखना, भूखमरी से बचना, तो इसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, अवॉइड, बचना, और स्टारवेशन बोले तो भूखमरी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, भूखमरी से बचना, अवॉइड मतलब बचना, स्टारवेशन है तो भूखमरी। रैलिश का मतलब होता है मजे लेना, आनंद करना, इंजॉय करना, रैलिश का मतलब होता है इंजॉय करना। अगर आपको कहीं पर रैलिश वर्ड का सिनोनिम पूछे ना, इंजॉय बता देना उसका, ठीक है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दे रखा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या दे रखा है,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। यहां पर भी हमें वही काम करना है भाई, सब्स्टिट्यूट करना है किसको, अंडरलाइन सेगमेंट को। तो ये रहा अंडरलाइन सेगमेंट और हमें इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन चार ऑप्शन में से। तो इट इज वेरी हार्ड, बड़ा मुश्किल है फॉर हर, उस लड़की के लिए टू प्रोवाइड करवाना। जब आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो किसी से कोई चीज ले रहे हो या किसी को कोई चीज दे रहे हो, प्रोवाइड है तो दे रहे हो किसी को कोई चीज। तो क्या चीजें दे रहे हो, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज किसको बोलते हैं, जरूरी चीजें। किसको, फैमिली को। अब मुझे बात बताओ, जो ये नेसेसिटीज है, जरूरी चीजें, ये किससे बना शब्द है, नेसेसिटी, नेसेसरी से। नेसेसरी का मतलब जरूरी, तो नेसेसिटीज का मतलब हो गया जरूरी चीजें। अब ये नेसेसिटीज है, ये इस फैमिली से दूर हो रही है कि या फैमिली के पास वो जरूरी चीजें पहुंच रही है, पहुंच रही है। तो पहुंचने के लिए किसका यूज करना है, टू का यूज करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, द नेसेसिटीज टू हर फैमिली, ये वाला हो जाएगा। प्रोवाइड का मतलब देना, किनको दी जा रही है चीजें, फैमिली को दी जा रही है, क्योंकि फैमिली के पास वो चीजें पहुंच रही है। जब आप कहीं से अलग होते हो किसी जगह से, तो फ्रॉम का यूज होता है या फिर ऑफ का यूज होता है, ठीक है ना। और जब कोई चीज कहीं पहुंच रही है तो टू का यूज होता है, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अपने 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहां फिर से वही बात आ गई भाई, सब्स्टिट्यूट करना है हमें अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को इन द गिवन सेंटेंस। ये देखो, यहां से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां तक अंडरलाइन कर रखा है, और हमें इसका क्या बनाना है, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इनमें से किसी के द्वारा बदलना है। तो इसने क्या दे रखा है, विलियम वॉज बेस्ट नोन। नोन का मतलब पॉपुलर, फेमस। किस बात के लिए, एज ए क्रूसेडर। क्रूसेडर कौन होता है, किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ने वाला, जिसको जिहादी भी बोल सकते हैं, जिहादी। क्रूसेडर का मतलब जिहादी, धर्म युद्ध करने वाला। तो वो किसके रूप में फेमस है, एज ए क्रूसेडर, लड़ाई करने वाला। किसके लिए, शांति के लिए। वो आदमी शांति के लिए लड़ाई करने वाला है, ठीक है ना। दूसरा, वो किस चीज के लिए फेमस है, एंड। नोन किसके रूप में, अब इस एंड और एज को हटा दो चलो यहां से एक बार। या फिर वो किसके रूप में फेमस है, नोन, एज, एन, एडमायर्ड, बहुत ही फेमस, जिसकी बहुत प्रशंसा होती है। क्रिटिक, क्रिटिक कौन होता है, कोई लिखी हुई चीज है, कोई मूवी है, उसके बारे में एकदम सही सही जो चीजें बताता है ना, रिव्यू देता है, वो क्रिटिक होता है। वो अच्छी चीज है उसको भी बताएगा और कमियां है तो भी बताएगा, तो क्रिटिक। अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स। अच्छा, आप क्रिटिक होते हो ना, तो अबाउट सब्जेक्ट नहीं होते हो, ओन सब्जेक्ट होते हो, या ओवर कोई सब्जेक्ट होते हो, ठीक है ना। जब आप किसी विषय के, जैसे मैं इंग्लिश ग्रामर की एक बुक लिख रहा हूं मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या बोलूंगा, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन ग्रामर। ओके, तो ग्रामर टॉपिक है, विषय, जिस विषय पर मैं बुक लिख रहा हूं, किस पर लिख रहा हूं, ग्रामर पर लिख रहा हूं, तो मुझे ऑन लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट आ गया ना यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के लिए मुझे अबाउट नहीं, ऑन का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मेरी किसी से लंबी बातचीत हुई कोई टॉपिक पर, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन। आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन, या टॉक भी कह सकता हूं, लंबी बातचीत हुई, ऑन दिस टॉपिक या ओवर दिस टॉपिक, ऑन दिस सब्जेक्ट भी कह सकता हूं, और या टॉपिक भी कह सकता हूं, दिस टॉपिक भी कह सकता हूं मैं यहाँ पर। तो जब किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो बच्चा वो अबाउट नहीं, ऑन होता है या आवर होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा बन जाएगा, 4P से बाई दे रखा है, अबाउट दे रखा है, अबाउट दे रखा है, ऑन दे रखा है, तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है भाई, चेक करते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो क्या दे रखा है, विल गिव। विल गिव बोले तो मोडाल, विल मोडाल है, और गिव है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। बच्चा हमें क्या करना है, मोडाल के साथ क्या लगा दो, बी लगा दो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो यही हमारा पैसिव हो जाएगा, यही हमारा पैसिव हो जाएगा। तो इसमें विल गिव है, विल गिव की जगह विल बी गिवन किस में दिया हुआ है, वो आंसर हो जाएगा। विल बी गिवन एक तो ये दे रखा, ठीक है। अच्छा, एक विल बी गिविंग है, गिविंग वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि पैसिव थर्ड फॉर्म के बिना बनता ही नहीं है कभी, ठीक है ना। कैन हो ही नहीं सकता, और विल बी गिवन इसमें भी दे रखा है, विल बी गिवन इसमें भी दे रखा है। तो अब इसमें कौन सा बनेगा, ए लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेकिन इसने बाई हिम नहीं लगा रखा, देखो ही है ना, इसका बाई हिम भी तो बनाना चाहिए, लेकिन इसने तो बाई हिम तो लगा ही नहीं रखा इसमें, ये देखो बाई हिम नहीं लगा रखा, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा। ए लेक्चर, कौन सा लेक्चर? ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास के लिए, विल बी गिवन, दिया जाएगा बाय हिम। यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला शब्द है ना, ये वाला शब्द है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेक्चर से पूछो कौन सा लेक्चर या कैसा लेक्चर, कौन सा लेक्चर? ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हो इसको, और इसको डिफाइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है, तो बच्चा बुल्ली, बुल्ली, बुल्ली से आप ये याद रख लो, डॉग है, बुल्ली डॉग याद रख लो, बुल्ली, ठीक है ना। अगर किसी ने, पड़ोसी ने बुल्ली डॉग पाल रखा है और आप उसके घर के आगे से जाओ, तो आपको डर लगेगा या मतलब वो आपको परेशानी का कारण बनेगा, या मतलब आपको, आपके लिए इंजॉयमेंट का कारण बनेगा? परेशानी का। तो बुल्ली का मतलब ही परेशान करना, बिग बुल्ली, एक नाम है बिग बुल्ली। आपके स्कूल में, आपके अड़ोस पड़ोस में जो आप अपने से छोटे बच्चों को परेशान करने वाले जो लड़के होते हैं ना, बड़े लड़के, उनको बिग बुल्ली बोला जाता है, बिग बुल्ली, ठीक है ना। तो बुल्ली का मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करने वाला। ओप्रेस का मतलब क्या होता है? स्प्रेस, स्प्रेस और ओप्रेस, ये दोनों ही किससे बने हुए शब्द है? प्रेस से, प्रेस से। और प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना, दबाना, दमन करना किसी का। तो स्प्रेसर कौन हो जाएगा? दमन करने वाला। और ऑपरेशन का मतलब भी दमन करने वाला। बुल्ली है वो भी क्या करेगा? दबा के रखेगा, दमन करेगा, तो क्या बन जाएगा? ऑपरेशन। ऑक्शन कौन होते हैं? बैल होते हैं, ठीक है ना। अगर बैल से छोटा होता है वो होता है, उसको बोलते हैं काफ, काफ, बछड़ा। और अगर बाछड़ी है तो ईफर, HEIFER, बछड़ी। बड़ा हो गया, जब काफ बड़ा हो गया तो क्या बन गया? ऑक्सन बन गया। छोटा बच्चा था तो वो काफ था, और अगर वो फीमेल थी तो फिर वो हीफर थी, बछड़ी थी। कॉडल, कॉडल का मतलब होता है पेम्पर करना, पेम्पर करना, लाड प्यार से बिगाड़ देना किसी को, इसको बोल सकते हैं, कॉडल को बोल सकते हैं पेम्पर करना, पेम्पर करना, कोसेट करना, कोसेट करना, ठीक है ना। एक प्यारा सा शब्द दे रहा हूं, मोलिकोडल, मोलिकोडल, मोलिकोडल मतलब लाड प्यार से किसी को बिगाड़ देना, मोलिकोडलिंग करना। इसके लिए ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, किसी के साथ हमें किस तरीके से बिहेव करना, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर इंडल्जेंट, ओवर इंडल्जेंट। किसी के साथ हम कैसे हो जाए? ओवर प्रोटेक्टिव, उसको जरूरत से ज्यादा बचाए, या ओवर इंडल्जेंट, उसकी छोटी छोटी बातों में हम उसका ध्यान रखें, तो हम उसको पेम्पर कर रहे हैं, हम उसको कोसेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी के लिए बना हुआ शब्द है मोलिकोडल, लाड प्यार से बिगाड़ ही देना किसी को, ठीक है ना। प्लाऊ एक टूल होता है, आपको पता है, खेत जोतने वाला एक टूल। और ऑक्सन, ये सारे शब्द हो गए फिर आपके, ठीक है। इसका मतलब होता है जोतना, खेतों को जोतने वाला वो प्लाऊ, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखे बेटा, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और एंटोनिम, इंटायर, इंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट, टोटल, ठीक है, थोरो, फुल, ठीक है ना। मुझे इनमें सबसे अच्छा शब्द ये लगता है थोरो, क्योंकि कंप्लीट का आपको पता है, टोटल का आपको पता है, फुल का आपको पता है, बस थोरो वर्ड याद रखो, इसका मतलब भी टोटल होता है, ठीक है ना। तो इंटायर का मतलब भी टोटल होता है। तो इसमें से इसने पूछा है एंटोनिम, तो पूरा का तो हो जाएगा फिर अधूरा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनग्रेस का मतलब होता है एक्शन ऑफ गोइंग इन, अंदर जाना, गोइंग इन, या फिर गोइंग इन, और या फिर जिसको एंटरिंग भी बोल सकते हैं, एंटरिंग, अंदर जाना या प्रवेश करने का कार्य, एंटरिंग भी बोल सकते हैं, गोइंग इन या एंटरिंग, उसको बोलते हैं इनग्रेस। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एंट्रेंस बोल सकते हैं, एंट्रेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अराइविंग भी बोल सकते हैं, अराइविंग, अराइविंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा भाई। इसके बाद में है अनडिवाइडेड। डिवाइड का मतलब विभाजित, अनडिवाइडेड है तो जिसका विभाजन नहीं हुआ है। थोरो, ये आ गया, थोरो का मतलब होता है टोटल, थोरो का मतलब होता है टोटल, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा पैसिव वॉइस बनाना है ना। तो यहां पर क्या दे रखा है? वैक्स में क्या दे रखा है? SEIS, वैक्स, वे वर्ब क्या चीज है? वैक्स। इसमें जोड़ रखा है S या ES। पैसिव कैसे बना दो? इज RM प्लस बी थर्ड, इज RM, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो पैसिव बन जाएगा। तो मी को सबसे पहले ले जाओ और हिज बिहेवियर को बाद में ले आओ।
तो अब आपको पता आई के साथ इन तीनों में से क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा। तो जो वाक्य आई एम से शुरू हो रहे हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो ये आई एम से शुरू हो जाएगा, आई एम, और आगे ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसको वाक्य के बिल्कुल बीच में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप दो प्रकार के एडवर्ब, एक तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक एडवर्ब ऑफ मैनर, इन दोनों एडवर्ब को आप बिल्कुल हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में लगा सकते हो पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 14 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगर आप किसी बंदे के प्रति थैंकफुल हो तो आप उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हो, आपके मन में एहसान है या एहसान फरामोश हो, आप शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो शुक्रिया के लिए कौन सा शब्द होता है, ओब्लाइज्ड। जैसे मैं आपका आभारी हूं तो आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू। बच्चा तीनों का मतलब एक ही होता है, थैंकफुल टू यू, तीनों का एक ही मतलब होता है। ग्रेटफुल की स्पेलिंग जरूर याद रखो, ग्रेटफुल की स्पेलिंग बच्चा ये नहीं होती है GREAT, बल्कि स्पेलिंग क्या होती है, GRATEFUL, ग्रेटफुल होती है। समझ में आ गई बच्चा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्लाइज्ड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अनग्रेटफुल वाला तो हो ही नहीं सकता। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, अफर्मेशन का मतलब स्वीकार करना किसी चीज को स्वीकार कर लेना, असर्शन दे देना, हाँ भाई ये काम हुआ था, असर्शन बोल देना, असर्शन कर देना, ठीक है। अच्छा, ओब्लाइज हो गया। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीजें समझने में मुश्किल होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीजें समझने में मुश्किल होती है, ठीक है ना। इसके लिए एक प्यारा सा शब्द दे रहा हूं मैं आपको, ऑफस्केट। ऑफस्केट इसका मतलब ये क्या होता है, समझने में जटिल चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें बेटा। हमारा आंसर तो ओब्लाइज्ड बन ही चुका है। ओब्लाइज्ड की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, थैंकफुल का यूज भी कर सकते हो, और थैंकफुल का, ओब्लाइज्ड का, और एक और मैंने क्या बताया था अभी, ग्रेटफुल, तीनों का यूज एक दूसरे की जगह पर आप कर सकते हो। चलो भी क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को क्या दे रखा है बच्चा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल हो सकता है एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह क्या है, एक आदमी हु इज इंक्लाइन, जिसकी इच्छा है। इंक्लाइन का मतलब होता है अगर कोई आदमी इंक्लाइंड है तो उसकी विलिंगनेस है, वो विलिंग है, विलिंगनेस है उसमें, विलिंग है वो आदमी, उसकी इच्छा है, ठीक है ना। अच्छा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंक्लाइन का मतलब तो इच्छुक हो जाएगा वो बंदा, ठीक है ना। और रिल्यूक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, इसका उल्टा बनाना होता था रिल्यूक्टेंस, अनिच्छा। और अगर इसको एडजेक्टिव में बनाना है तो रिल्यूक्टेंट हो जाएगा, रिल्यूक्टेंट। अगर कोई आदमी कोई काम ना करने का इच्छुक है तो वो रिल्यूक्टेंट है, और अनिच्छा को बोलती है रिल्यूक्टेंस। तो बंदा तो इंक्लाइन का मतलब तो है इच्छुक, और अगर इसके पहले डिस जोड़ दूं तो डिसइंक्लाइंड है, तो क्या मतलब बन जाएगा, अनिच्छुक। फिर ये दोनों आपस में सिनोनिम बन जाएंगे, रिल्यूक्टेंस का मतलब भी अनिच्छा और डिसइंक्लाइन का मतलब भी अनिच्छा। तो अब यहाँ पर इंक्लाइंड है तो इच्छुक है, टू सी देखने का, द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। इसको भी टेंडेंसी भी बोल सकते हैं। इंक्लिनेशन होती है ना कोई बंदे की, इंक्लिनेशन होती है, इंक्लिनेशन, इसका मतलब उसकी इच्छा या उसकी प्रवृत्ति होती है टेंडेंसी, जिसका मतलब टेंडेंसी भी हो सकता है। इसका मतलब होता है टेंडेंसी, उसकी आदत ही ऐसी है, प्रवृत्ति उसकी ऐसी है, फितरत, ठीक है ना। तो एक बंदे की प्रवृत्ति है, इंक्लाइंड है, इच्छुक है। वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, एस्पेक्ट मतलब पहलू, वर्स्ट सबसे बुरा, थिंग्स चीजों का, जो चीजों का बुरा पक्ष ही देखता है वो, मतलब हमेशा यही सोचकर चलता है शुरुआत से कि जा तो रही है पर काम तो होने वाला है नहीं। तो कैसा आदमी है, आशावादी, निराशावादी आदमी, निराशावादी आदमी। तो निराशावादी आदमी कौन होते हैं बेटा, जो देखते हैं कैसी, क्या चीजें देखते हैं, वर्स्ट एस्पेक्ट यानी डार्क साइड, जो हमेशा चीजों का डार्क साइड देखते हैं, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा, पेसिमिस्ट। अच्छा, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, हो जाएगा सब कुछ बढ़िया ही होगा लाइफ में, वो होते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी ब्राइट साइड देखते हैं, जो क्या करते हैं, सीज देखते हैं ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का उजला पक्ष देखते हैं तो वो ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे। अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाले, बदले में उनको कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या, अभी रिटर्न में कुछ मिलने वाला है, नहीं, उनको कोई उम्मीद नहीं है कि हमें रिटर्न में कुछ मिलने वाला है, बस भलाई का काम करते हैं, उसको बोलते हैं फिलएंथ्रोप, फिलएंथ्रोप, ठीक है। अच्छा, एंथ्रोप की जगह एंथ्रोपिस्ट भी मिल सकता है लिखा हुआ, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन,
ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है ना, डोनर, दान करने वाला, बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर। अगर बेने अगर किसी शब्द में लिखा आ जाए तो वो अच्छा ही होगा, और अगर कोई किसी का बुरा करने वाला है तो पहले मेल लगा, तो बेने का मतलब अच्छा होता है, मेल है तो बुरा हो जाएगा, मेल फैक्टर, तो वो कौन हो जाएगा, मेल फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने सारे हो गए भी, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, पेसिमिस्ट बन जाएगा, जो बुरे एस्पेक्ट देखता है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग का एरर दे रखा हो जिसमें, तो द होस्ट इंस्टीट्यूशन तो सही है भाई, इंस्टीट्यूट तो कैसे बनाया, INSTITUTE इंस्टीट्यूट। अब इसमें अगर ION जोड़ दोगे तो ई हट जाएगा, इंस्टीट्यूशन बन गया, प्रोवाइड हो गया, डेलीगेट भी सही है, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में C भी डबल होता है और M भी डबल होता है ना। ऐसे शब्द में कई बार बताता हूं ना आपको, जैसे हरास हो गया, ठीक है, एम्बेरेस हो गया, इसमें R भी डबल होगा और S भी डबल हो गया, कमिटी हो गया, जैसे M भी 2 बार आएगा, T भी 2 बार आएगा और E भी 2 बार आएगा, ये देखो। तो इसी प्रकार अकोमोडेट है ना बच्चा, अकोमोडेट में भी M 2 बार आएगा, तो यही हो जाएगा, बस यही पार्ट हमारा गलत है। पैरेलल की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, डबल होता है। एड्रेस में ED हटा दो, तो अब ये क्या है, एड्रेस है, अब हमने इसमें क्या जोड़ दिया, ED जोड़ दिया, ठीक है। अक्रेंस का मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, अकर शब्द ये होता है, अकर। अगर इसमें कुछ भी जोड़ना है, मान लिया ENC जोड़ना है, तो आपको पहले R को डबल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि R कॉन्सोनेंट है और उसके पहले U एक वोवेल है। इसी प्रकार देखो प्रीफर है, मान लिया प्रीफर है, तो देखो R कॉन्सोनेंट है और इसके पहले E वोवेल है। अब इसमें ED वगैरह कुछ भी जोड़ना है तो पहले इस अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, फिर ED जोड़ना पड़ेगा। मिस्ट्री की स्पेलिंग ये सही है, इसमें T के साथ E लगाना है, अगर आप सीधा लिख दोगे MYSTRY गलत हो गया, आपको बीच में E लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन कौन सा, आंसर तो यही हो जाएगा अपना। देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट, सेंटेंस को स्प्लिट कर रखा है, स्प्लिट का मतलब टुकड़े कितने, 4। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, जिसमें कोई एरर दे रखी हो। डॉक्टर सिन्हा ब्रॉट अबाउट ए न्यू बुक, नई किताब लेके आए हैं। तो जब आप कोई चीज लॉन्च कर रहे हो ना, जब आप कोई चीज लॉन्च कर रहे हो, नई किताब है तो उसको लॉन्च कर रहे हो, बिगिन कर रहे हो, आप उसको शुरू कर रहे हो, तो बच्चा उसके लिए होता है ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिंग आउट करना, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट नहीं बच्चा, ब्रिंग आउट लिखना पड़ेगा, अबाउट नहीं, ब्रिंग आउट। अच्छा, ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, इस ब्रिंग और अबाउट, ब्रिंग से ब्रोट बना है ना, ब्रिंग से ब्रोट बना है, तो ब्रिंग आउट का मतलब, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोई चीज के होने का कारण बनना, कोज बन जाना किसी चीज का, प्रोड्यूस करना, कोई चीज उत्पन्न करना, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं मैंने कोई किसी चीज का प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना, तो ये बोल सकता हूं जैसे मेरे प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारे सुधार आ गए, तो जैसे आई ब्रॉट अबाउट, जैसे डाउनफॉल, डाउनफॉल ऑफ द कंपनी बाई रेकलेस, रेकलेस बिना सोचे समझे, और स्पेंडिंग खर्चा करके। अब इसका मतलब क्या बन गया, मैं ब्रोट अबाउट मतलब कारण बन गया, ब्रिंग अबाउट का मतलब कारण बन गया किस चीज का, डाउनफॉल, पतन का, किस चीज का, कंपनी का, किसके द्वारा, रेकलेस, बिना सोचे समझे, स्पेंडिंग खर्चा करके। तो यहां पर ब्रिंग आउट का मतलब होता है, ब्रिंग अबाउट का मतलब है कारण बनना, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा बेटा, अबाउट की जगह में क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि या तो किताब की बात हो रही है ना, लॉन्च करने की, किताब लॉन्च हुई है तो ब्रिंग आउट हो जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला शब्द बताना है। मिस कैलकुलेशन, ये किससे बना है, कैलकुलेट से, ये हो गया अपना कैलकुलेट। I1 जोड़ेंगे तो ई हटा देंगे, कैलकुलेशन। अब इसके पहले क्या जोड़ दो, मिस जोड़ दो, लो भाई, मिस कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंट में बेटा डबल एफ होता है, एफिशिएंट, एफिशिएंट। और इसको चाहो तो नाउन के रूप में बनाना है तो एफिशिएंसी भी बना सकते हो, EFFICIENCY, एफिशिएंसी, ठीक है। मेडिएशन, मीडिएशन मध्यस्थता, बिचौलिया अपना, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता। कंट्रीब्यूशन कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, तो एफिशिएंट है। प्रोफेसर की स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है, PRO, उसमें भी डबल एफ होता है या फिर सिंगल एस होता है, चेक करना। PROFESSOR दोनों में से कौन सा सही है चेक करना, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है,
ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं भाई। क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को बच्चा हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर नो सब्स्टिट्यूशन जरूर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है तो बेटा नो सब्स्टिट्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या दे रखा है, नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाउ हार्ड, अब ये दोनों तो एक ही है। हाउ के बाद में हाउ फार हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ हार्ड हो गया, ठीक है ना, हाउ सॉफ्ट हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, ठीक है ना, ये तो बेटा एक ही शब्द होती है, ठीक है ना, ये तो एक ही शब्द है। तो हाउ फार है, ये तो हाउ हार्ड है, ये तो एक ही शब्द है। अब हमें क्या चाहिए, पहले वर्ब चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए। पहले सब्जेक्ट चाहिए तो यू को पहले लेके आओ, और वर्क वर्ब है इसको बाद में लेके जाओ, वर्ब को बाद में लेके जाओ, और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसको पहले लेके जाओ। तो क्या हो जाएगा, हाउ हार्ड, हाउ के बाद में क्या लगाना है, हार्ड। अब सब्जेक्ट को पहले लेके जाओ और वर्क वर्ब है इसको बाद में लेके जाओ, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता, हाउ आर यू वर्क, हाउ आर यू वर्क, फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी कठिन मेहनत करते हो। यूर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज यूर एफर्ट्स, आपका जो बॉस है वो आपकी एफर्ट्स को कभी नहीं पहचानेगा। रिकॉग्नाइज करने का मतलब पहचानना या इज्जत करना किसी चीज की, रिकॉग्नाइज। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखे भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट यानी एंटोनिम, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का। तो अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या है बेटा, डिस्करेज करना, है ना। डिस्करेज के लिए डीमोरलाइज भी यूज हो सकता है, डीमोरलाइज, डीमोरलाइज, ठीक है। डीमोरलाइज करना, डिस्करेज करने का मतलब हौसला बढ़ाना या हौसला गिरा देना, और डीमोरलाइज का मतलब भी हौसला गिरा देना। तो बेटा यहाँ तो हो रहा है डिस्करेज कर रहे हो उसको, क्रेज का मतलब हिम्मत साहस, और डिस्करेज हिम्मत गिरा रहे हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा, इंस्पायर कर रहे हो आप बंदे को, इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। एनर्जेटिक आदमी कैसा होता है, फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ। डिसअपॉइंटेड आदमी तो कैसा है, हताश, निराश, दुखी, उदास, ठीक है ना। एडमायर्ड है तो अक्लेम्ड, एडमायर्ड मतलब जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रखी है तो अक्लेम्ड हो जाएगा, अक्लेम्ड, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं स्टीम्ड, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टीम्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 21 देखें बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 का मतलब कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। हमें करना क्या है, सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को बीच में से डिलीट कर दिया गया है। रीड द पेजेस केयरफुली, पेजेस को हमें ध्यान से पढ़ना है। एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक, हमें ईच ब्लैंक में अपनी तरफ से शब्द भरना है प्रॉपर। आई हैव ए रेकरिंग ड्रीम, रेकर करने का मतलब क्या होता है, बार बार घटित होना किसी चीज का, रेकर। अब देखो ये शब्द होता है RECURE, रेकर, ठीक है ना। इसमें आर नहीं होता बेटा, ये ई नहीं होता, रेकर होता है। अब इसमें जब ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आर डबल हो जाएगा, क्योंकि इस आर के पहले देखो यू दे रखा, वो बल दे रखा है ना। तो अब चेक करते हैं क्या दे रखा है इसने, आई हैव रेकरिंग ड्रीम। अगर रेकर करती है चीज तो बार बार घटित होती है, मुझे एक सपना बार बार आता है। एक्चुअली आई हैव ए फ्यू, एक कई है, देखो ए फ्यू लगा रखा है तो मुझे कई सपने आते हैं। वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग ए बॉडी, एक सपना तो किस बारे में है कि मैं डिसमेंबर कर रहा हूँ एक बॉडी को, डिसमेंबर का मतलब टुकड़े कर रहा हूँ मैं, एक सपना तो उसमें से ऐसा खुद कई सारे सपने आते हैं, उनमें से एक तो ऐसा है कि मैं एक बॉडी के टुकड़े कर रहा हूँ, ऐसा सपना आता है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आई वुड रेदर नॉट गेट इनटू इट, गेट इनटू किसी बात में घुसना अंदर तक, नॉट गेट इनटू मैं इस बात में नहीं घुसूंगा, चलो वो डेड बॉडी के मैं टुकड़े कर रहा हूं ना, उस बात में नहीं जाता हूं, उस सपने में नहीं जाता हूं। बट परंतु, अब इसका मतलब एक सपना तो वो हो गया, डेड बॉडी को काट रहा हूं, तो आगे कोई और भी होगा, पर्टिनेंट वन, एक वन और आ गया, देखो एक सपना और आ गया। तो अब कितनों में तुलना हो रही है, कितने कितने सपने हो गए, इज अबाउट कॉलेज, एक सपना तो एक बॉडी के टुकड़े कर रहा हूं, और दूसरा क्या है, अबाउट कॉलेज, दूसरा मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में है। तो कितने सपने हो गए, दो। दो के लिए इनमें से देखो शब्द क्या दिया, दे रखा है अपने को, मोर, बेटर, बेस्ट और स्ट्रॉन्ग। बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग है ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री या तो मोर है और या बेटर है, तो इसमें कौन सा लिखेंगे, बेटर का मतलब तो बेहतर होता है। तो इम्पर्टिनेंट या इम्पर्टिनेंट चीज है तो वो मोर, एक है वो दूसरी चीज से ज्यादा पर्टिनेंट या इम्पर्टिनेंट है, तो कम या ज्यादा है तो बेटा क्या लगाना पड़ेगा, मोर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी, कोई लड़की ब्यूटीफुल है, दूसरी उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगी। कोई लड़का हैंडसम है और एक उससे ज्यादा हैंडसम है तो क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम हो जाएगा। तो जो एक सपना है उसकी बजाय दूसरा सपना क्या है, पर्टिनेंट है, तो वो दूसरे से मोर पर्टिनेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम दो सपनों में तुलना कर रहे हैं, और जब किन्हीं दो के बीच में तुलना होती है तो डिग्री हमेशा कंपैरेटिव होती है, ठीक है ना। चलो बच्चा आगे देखें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इसने, आगे क्या दे रखा है भाई,
इसमें क्या हो गया भाई? सतगुरु चल जा तू, तेरी क्या दिक्कत होगी अबे? अच्छा हाँ ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई इसमें? तो एक है वो ज्यादा पर्टिनेंट है, मोर पर्टिनेंट है, ठीक है ना। तो अब इसने क्या बोल रखा है, इट इज द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अब वो सपने के बारे में बात शुरू कर चुका है। कौन सा सपना? कौन सा सपना? कॉलेज वाला। अब उस कॉलेज वाले सपने के बारे में बातें बता रहा है, गौर करना। इट इज द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर का एंड हो चुका है, ठीक है। एंड आई सडनली, और मैं अचानक। अब अचानक आप इन चारों में से क्या काम करते हो भी? अचानक प्रॉमिस करते हो, रियलाइज करते हो, प्रेज करते हो, ऑफर करते हो। ऑफर का मतलब तो किसी को कोई चीज दे रहे हो, प्रेज का मतलब बड़ाई कर रहे हो, प्रॉमिस का मतलब वादा कर रहे हो, रियलाइज का मतलब अचानक उत्तरी। तो ये क्या हो गया? तो अचानक से आपको क्या हुआ? रियलाइजेशन होता। अचानक का मतलब आपने कुछ महसूस किया है, सडनली अगर कोई फीलिंग आई है तो आपने रियलाइज किया है उस चीज को। तो आंसर क्या बन जाएगा अपना? रियलाइज। यहां पर क्या बन जाएगा? रियलाइज। मुझे रियलाइज शब्द का पता किसकी वजह से पता चला? सडनली की वजह से, क्योंकि अचानक तो आप महसूस करते हो किसी चीज को। तो मैंने अचानक महसूस किया। क्या महसूस किया भाई? मैंने अचानक महसूस किया दैट देयर इज ए क्लास, कि एक क्लास है। मुझे याद है कि एक क्लास है। आई फॉरगॉट टू अटेंड, जिसको तो मैं अटेंड करना ही भूल गया। एवर, और एवर का मतलब होता है ऑलवेज। एक दिन की बात है कि उस क्लास में मैं कभी गया ही नहीं। एवर का मतलब ये ऑलवेज होता है, मैं उस क्लास में कभी गया ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में क्या दे रखा है इसने भाई? इसने दे रखा है हम्म तो मैं उस क्लास में कभी गया ही नहीं। फॉरगॉट टू अटेंड, एवर कभी नहीं गया। एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर ए फाइनल एग्जाम, और अब मुझे फाइनल एग्जाम में क्या करना है? सिट, सिट बोले तो मुझे एग्जाम में बैठना है उसमें, ठीक है। आई वेकअप पैनिक्ड, पैनिक मतलब डर गया, और वेकअप मतलब जागा। तो जाग आई तो डरा हुआ। सारी रामलीला किस में चल रही है? रियल लाइफ में या सपने में चल रही है? सपने में चल रही है। माई जीपीए इन पेरिल, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पेरिल मतलब खतरे में। और जीपीए, जीपीए होता है बेटा जिसके द्वारा आपकी जो ग्रेड होती है ना, ग्रेड होती है, उनका एवरेज निकाला जाता है। आपकी जो ग्रेड परसेंटेज का एवरेज निकाला जाता है पूरे साल भर में, आपने आपकी परसेंटेज क्या बनी है, उसको जीपीए सिस्टम बोलते हैं। तो मुझे क्या लगा, ले भाई मेरी जीपीए तो खतरे में आ गई, मेरी परसेंटेज तो खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं तो एक क्लास में बैठा ही नहीं और अगले दिन एग्जाम है। फिर क्या बता रहा है ये? हाउ कुड आई यू डन दिस? अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्या करने की बात हो रही है? कॉलेज जाने की बात हो रही है, क्लास मिस करने की बात हो रही है? सोचना। वाई डू आई सो डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को इतना डिससेटिस्फाई कैसे कर सकता हूं? अब यहाँ पर डिससेटिस्फाई कैसे कर रहा है? उसने कोई भला काम किया, बुरा काम किया? बुरा काम किया, क्लास में नहीं जाने का, और वो भी एक दिन या बार बार। तो अब इसमें देखो शब्द है कॉन्फ्लिक्टिंगली। कॉन्फ्लिक्टिंगली का मतलब होता है आप किसी काम को कैसे कर रहे हो? लड़ाई हो रही है आपकी, मतलब आप क्लैश कर रहे हो, आप किन्हीं दो लोगों के विचार आपस में टकरा रहे हैं, तो क्लैशिंगली, क्लैशिंगली। इसको क्लैशिंगली भी कह सकते हो और कॉन्फ्लिक्टिंगली भी। कॉन्ट्राडिक्टरी, मैं बात कोई और बोल रहा हूं, आप कुछ और बात कर रहे हो, तो हमारा तरीका कैसा है? कॉन्फ्लिक्टिंगली हो सकता है, क्लैशिंगली हो सकता है, और कॉन्ट्राडिक्टरीली भी हो सकता है, विरोधाभास में। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जब आप किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्या होने वाला है। प्रिडिक्ट का मतलब ही क्या होता है? प्रिडिक्ट का मतलब होता है किसी के बारे में कोई भविष्यवाणी करना, ये होने वाला है। प्रेडिक्टेबल चीजें कैसी है? प्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई कल तो रवि सर आने वाले हैं, ठीक है ना। और इन प्रिडिक्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? जब हम किसी चीज के बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिसके बारे में हम पहले से कुछ बता नहीं सकते। कॉन्सिस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यू। ये शब्द जो बच्चा क्रिकेट देखता है उसको तो पक्का पता है। कोई भी खिलाड़ी एक मैच में सेंचुरी मारे, 3 मैच में कुछ ना करे, फिर एक मैच में सेंचुरी मारे, फिर 5 मैच में कुछ ना करे, तो उस खिलाड़ी में क्या नहीं है? कंसिस्टेंसी नहीं है उस खिलाड़ी में। और वो कंसिस्टेंसी शब्द एक्चुअली किससे बना हुआ है? कंसिस्टेंट से बना हुआ है। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली। इस शब्द का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअसली, लगातार। क्लमजीली का मतलब होता है बेहुदा तरीके से। इसका मतलब होता है ऑकवर्डली। इसका मतलब होता है ऑकवर्डली, बेहुदा तरीके से कोई काम करना। स्किलफुली या अनस्किलफुली? अनस्किलफुली कोई काम करना, बेहुदा तरीके से कोई काम करना, अनस्किलफुली, तो उसको बोलते हैं बेटा क्लमजीली। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअसली। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? व्हाई डू आई सो डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, बताओ मैं अपने आप को इससे इतना डिससेटिस्फाई कैसे कर सकता हूं? तो इसने ये काम एक ही बार किया, बार बार किया। ये देखो ऑलवेज दे रखा, कहां पर दे रखा है? एवर दे रखा है ना। तो यहां पर कंसिस्टेंटली आ जाएगा कि बताओ मैं रोज रोज कैसे क्लास मिस कर सकता हूं? बताओ, समझ में आ गई बात? चलो भाई, इसके बाद में देखते हैं अपने, इसके बाद में देखते हैं अपने क्वेश्चन क्या दे रखा है।
देन आई रिमेंबर, फिर मुझे याद आता है, आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन ए डिकेड, फिर मुझे याद आता है कि भाई आई हैव नॉट बीन इन कॉलेज, में तो कॉलेज ही नहीं गया कितने साल से, 10 साल से, डिकेड बोले तो 10 साल। फिर अचानक मुझे याद आता है जागने के बाद, रे भाई मैं तो स्कूल ही कॉलेज ही नहीं गया 10 साल से, तो मेरी जीपीए कहां से खराब हो जाएगी। तो सारी रामलीला किस में चल रही थी, सपने में चल रही थी। इसके बाद में क्या दे रखा है, समवन कोई आदमी विद नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक कैरियर, कोई आदमी जिसको नॉलेज है माई एकेडमिक कैरियर का, मेरे एकेडमिक कैरियर का भी, मेरी स्कूलिंग कॉलेज कैसा चलता था, अगर उसको नॉलेज हो, माइट पॉइंट आउट, तो वो आदमी तो पॉइंट आउट कर देगा, वो आदमी। अब इस संबंध है ना, इस संबंध है, इस संबंध की वर्ब ये है, इस संबंध की वर्ब ये माइट पॉइंट आउट, वो आदमी तो पॉइंट आउट करके बता देगा मुझे दैट दिस नाइटमेयर, ये डरावना सपना, सिनारियो इज नॉट दैट फॉर रिमूव्ड, को अभी वो रिमूव नहीं हुआ है, वो रिमूव नहीं हुआ है फ्रॉम माई एक्चुअल कॉलेजियल एक्सपीरियंस, किससे, जो मेरा एक्चुअल है, तो रियल कॉलेजिएट, कॉलेज के जमाने का एक्सपीरियंस, अनुभव। तो वो आदमी तो ये बता देगा, जो इस बंदे को नॉलेज हो मेरे एकेडमिक कैरियर के बारे में, वो बंदा ये बता देगा कि जो तेरे साथ कॉलेज में होता था ना, वो रियल लाइफ में होता था, वो ये बार बार चीजें तेरे सपने में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बंदा रियल लाइफ में भी इस क्लास से बंक किया करता था, और वही चीजें अभी इसके दिमाग में सपने में घूम रही है। तो उस बंदे को फिर नॉलेज कितना होना चाहिए भाई, जो आदमी ऐसी बात बता सकता है, उस बंदे को कितना नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज कितना होना चाहिए। ब्लीक का मतलब होता है डिसोलेट, जिस मतलब बोरिंग, डिसोलेट, इसका मतलब होता है डिसोलेट, इसका मतलब होता है ड्रीरी, ड्रीरी, बोरिंग, ग्लूमी, ठीक है ना, ग्लूमी। तो बेटा यहाँ पर इन शब्दों का तो कोई मतलब ही नहीं है। ब्लीक का, डिसोलेट का मतलब वीराना, जहां पर आसपास कोई नहीं है, तो ऐसा तो नॉलेज होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। इंस्टिगेट का मतलब होता है इन्वोक करना, किसी को इन्वोक करना, इन्वोक करना, इंसाइट करना, सॉरी इन्वोक नहीं बेटा, इंसाइट करना, भड़काना किसी को, प्रोवोक करना, प्रोवोक करना, ठीक है ना। तो नॉलेज है वो प्रोवोक कैसे करेगा, भड़काएगा कैसे किसी को। डिस्टेंट और रिमोट दोनों का मतलब होता है दूर, इन दोनों का मतलब होता है दूर, फार। रिमोट कंट्रोल क्या होता है, दूर से जो कंट्रोल कर ले चीजों को, और डिस्टेंट का मतलब भी दूर। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत है आपके, ये चारों के चारों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। उस बंदे को नॉलेज कैसा होना चाहिए, उस बंदे को नॉलेज होना चाहिए भाई डीप नॉलेज होना चाहिए। कैसा नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज। मेरे को लगता है ये स्पेलिंग गलत है, बंदा यहाँ पर इंटीमेट लिखना चाहता था, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे ये बंदा यहाँ पर इंटीमेट लिखने के चक्कर में था। इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है गहरा, और डीप का मतलब भी गहरा। तो उस बंदे को कैसा नॉलेज था, गहरा ज्ञान था, डीप नॉलेज था या इंटीमेट नॉलेज था। ये तो मैं 100% बेटा, ये चारों ऑप्शन तो गलत है आपके, ठीक है ना। तो उस आदमी को कैसा नॉलेज था, इंटीमेट या डीप नॉलेज था, इसीलिए तो वो मेरे बारे में मुझे जानता है, बता सकता है कि भाई तो कॉलेज में ऐसे क्लास मिस करता था ना, वो तेरी अब चीजें सपनों में घूम रही है। तो इसके लिए बंदे को कितना नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। डीप का ही मतलब इंटीमेट होता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखते हैं। एंड दैट एट सर्टन टाइम्स, और सर्टन का मतलब होता है डेफिनेट, को निश्चित टाइम, एक निश्चित समय पे इन माई लाइफ इट डिड नॉट टेक the magic of slumber to find me completely unprepared for a final and well of what may or may not be true. What may क्या तो हो सकता है, और may not be true, और क्या सच नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब इसके पहले क्या शब्द आ सकता है अभी चेक करो। इसमें तो इन चारों में से रिगार्डलेस ऑफ ही होता है। रिगार्डलेस ऑफ मतलब बिना परवाह करे। रिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज की आप परवाह करते हो, रिगार्ड का मतलब परवाह करना। तो आप रिगार्डलेस ऑफ समथिंग हो, तो इसका मतलब आप किसी चीज की परवाह करते हो। रिगार्ड ऑफ है तो आप किसी चीज की परवाह करते हो, और रिगार्डलेस ऑफ है तो इसका मतलब आप उस चीज की परवाह नहीं करते, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर भी इसने देखो ऑप्शन कितने दे रखे, दो ऑप्शन क्या क्या है, व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू। चाहे बात सच्ची हो और चाहे सच्ची ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ माई पर्सनल स्कोलेस्टिक रिगर आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज क्वाइट अ कॉमन वन, कि स्कूल के स्ट्रेस से जो सपने आते हैं वो एक आम बात है। स्कूल छोड़ने, कॉलेज छोड़ने के बाद भी आपकी लाइफ में वो सपने आते रह सकते हैं। तो बच्चा इसमें हमारा आंसर क्या बन जाएगा, रिगार्डलेस हो जाएगा, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग और नेवरदिलेस और इन एज मच, इन एज नॉट विद स्टैंडिंग और नेवरदिलेस, इन दोनों का मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद। इन दोनों का मतलब होता है डिस्पाइट। इन एज मच का यूज, इसका एक वाक्य करवाता हूं आपको, इन एज मच का एक वाक्य करवा देता हूं आपको। अच्छा लगा मुझे ये शब्द इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके बारे में तो आपको पता ही है। इसका मतलब होता है के बावजूद या के होते हुए भी। इन दोनों का मतलब तो है के बावजूद, के होते हुए भी। ये अच्छा शब्द है। इसका मतलब होता है सिंस या बिकॉज। इसका एक वाक्य देखो,
जैसे जैसे इन एज मच यू आर कैप्टन। अब इसका मतलब क्या बन गया, बिकॉज या सिंस, चूंकि आप कप्तान हो, ठीक है ना। तो खिलाड़ियों के व्यवहार की जिम्मेदारी किसकी, आपकी बनती है। तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, इसलिए आप जिम्मेदार हो। किस चीज के लिए, फॉर द मिसबिहेवियर किनका, खिलाड़ियों का, ऑफ द प्लेयर्स, ये वाक्य बन जाएगा। तो इन एज मच का मतलब यहाँ पर क्या चीज है, इसका मतलब है बिकॉज या सिंस, इसका मतलब होता है सिंस या बिकॉज। और आपको पता ही है सिंस और बिकॉज का मतलब होता है चूंकि या क्योंकि। तो बेटा यही हमारा आज का सॉल्यूशन था। अगले सॉल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।